गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज जो हमको टॉपिक देखना है अपने सॉल्यूशन चैप्टर में, इसमें सबसे पहले हम लोग बेटा स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा कि अगर आपने सोल्यूट को वाटर में डिजोल्व किया है, सोल्यूट को किसमें डिजोल्व किया बेटा, वाटर में, तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। और नॉन एक्वस का मतलब होता है कि आप सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करिए बट वो वाटर नहीं होना चाहिए। बट वो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, वाटर नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोल्यूट को वाटर में डिजोल्व किया, जो सोल्यूशन फॉर्म आउट होगा बेटा, उस सोल्यूशन का नाम होता है एक्वस सोल्यूशन। और अगर सोल्यूट को आपने नॉन वाटरिंग सॉल्वेंट में डाला, ऐसे सॉल्वेंट में डाला है जो वाटर नहीं है, तो आपको वहां यूज करना है नॉन एक्वस सोल्यूशन। डेफिनेशन को पढ़ लीजिए बेटा। एक्वस when solute is dissolved in water, जब हम सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं वाटर में, इट इज द नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, एथेनॉल इन वाटर। अगर हमने एथेनॉल को वाटर में डिजोल्व कर दिया बेटा, ये एग्जांपल होगा किसका बेटा, हमारा एक्वस सॉल्यूशन का। किसका एग्जांपल होगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन का। अब बात की जाए बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो देखिए व्हेन सोल्यूट इज डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। आपको सॉल्वेंट में डिजोल्व तो करना है, पर जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, अदर देन वाटर, वाटर नहीं होना चाहिए। इट इज नोन एज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इट इज नोन एज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, आयोडीन इन एथेनॉल। अगर आपने एथेनॉल में आयोडीन को डिजोल्व किया, किसमें बेटा, एथेनॉल में आयोडीन को डिजोल्व किया, तो ये जो सोल्यूशन फॉर्म आउट होगा उस सोल्यूशन का नाम होगा बेटा नॉन एक्वस सोल्यूशन। अगली चीज बेटा, जो दो पॉइंट है आपके लिए उनको भी याद रखिएगा। जैसे पहली चीज होती है बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन इज ऑलवेज सेम। हमेशा याद रखना, सोल्यूशन जो भी बनेगा बेटा, जो भी उसकी फिजिकल स्टेट होगी वो सेम होगी सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की। जो स्टेट फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की, जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की, वही फिजिकल स्टेट होगी बेटा आपकी किसकी, सॉल्यूशन की। इस बात को याद रखना बेटा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बोथ आर द सेम फिजिकल स्टेट। दूसरी चीज याद रखना बेटा, सॉल्वेंट विल बी डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट ही एक ऐसी चीज है बेटा जो डिसाइड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को अगर कोई डिफाइंड करता है तो वो कौन है, या डिसाइड करता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिफाइंड करने वाले या डिसाइड करने वाले पार्टिकल्स को या कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट। और दूसरी चीज, जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट बेटा किसकी होगी, सॉल्यूशन की। यहां तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं बेटा इसमें। देखिए बेटा, अब आगे हमको क्या देखना है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमको सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ना है, लेकिन किसके बेसिस पे बेटा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो इस बेसिस पे जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं बेटा वो 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 9 टाइप्स के। ऑन दिस टाइप सॉल्यूशन आर 9 टाइप्स। इस बेसिस पे सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं बेटा, 9 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, 9 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होंगे, इनका एक एक एग्जाम्पल हमको लर्न रखना है, क्योंकि हमारे बोर्ड के पेपर में बेटा सीधे एक नंबर में पूछा जाता है, सॉलिड इफ सोल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, देन गिव द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल आप लिखना होता है किसका बेटा, सॉल्यूशन का। किस टाइप के रिएक्शनों में देखिए, पहला केस बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। हम लेट कर रहे हैं कि जो हमारी फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की वो सॉलिड हो जाए। कैसे हो जाए बेटा, सॉलिड। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को भी हमने क्या मान लिया है बेटा, सॉलिड। अगर आप क्या, सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है बेटा, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा बेटा, सॉलिड। अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, एनी एलॉय, एनी एलॉय, कोई भी एलॉय ले लीजिए बेटा, वो सब आपके एग्जांपल होते हैं कैसे, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। ये फर्स्ट टाइप हो गया बेटा। अब हम चलते हैं सेकंड में। इफ, ध्यान दीजिए बेटा, अगर हमारा जो सोल्यूट है वो तो अभी भी सॉलिड रहे, लेकिन जो सॉल्वेंट है हम उसको लिक्विड कर लें। सॉल्वेंट को क्या करते हैं बेटा, लिक्विड। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है बेटा, लिक्विड। सॉल्यूशन की कैसा होगा, लिक्विड। अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, तो एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए शुगर प्लस वाटर।
तो अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। वाटर कैसा होता है, लिक्विड। तो जो ये लिक्विड का मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को हम लोग कैसा एग्जाम्पल मिलेंगे बेटा, हमारा ये सॉल्यूशन है किस टाइप का, सोल्यूट जिसमें सॉलिड हो और सॉल्वेंट जिसमें लिक्विड हो, इस टाइप के सॉल्यूशन है। अब हम चलिए बेटा थर्ड में, ध्यान से देखते चलिए बेटा। थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन आप फार्म आउट कर सकते हैं वो है कि सोल्यूट जो अभी भी सॉलिड रहे, सोल्यूट अभी भी क्या रहे, सॉलिड, लेकिन जो गैस है, जो सॉल्वेंट है वो गैस हो जाए, जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाए बेटा, गैस। अगर सॉल्वेंट गैस हो गई तो सोल्यूशन को भी फेज कैसा होना पड़ेगा बेटा, गैस होना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे बेटा कंफर्ट वेपर इन नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन के साथ कंफर्ट की वेपर होती है वो एग्जाम्पल होता है बेटा किसका, सॉलिड गैस सॉल्यूशन का। किसका होता है बेटा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, इफ सोल्यूट इज द लिक्विड, अगर हमारा सोल्यूट जो है लिक्विड हो जाए, सोल्यूट क्या हो जाए बेटा, लिक्विड, और जो आपके पास सॉल्वेंट हो वो हो जाए सॉलिड। सॉल्वेंट कैसे हो जाए बेटा, सॉलिड। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा बेटा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड, तो सॉल्यूशन को भी क्या होना पड़ेगा बेटा, सॉलिड। अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, कोई ऐसा एग्जांपल चाहिए जिसमें हमारा सोल्यूट लिक्विड हो लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड हो और दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बने वो भी सॉलिड बने। तो ये होता है बेटा मरकरी, मरकरी विथ सोडियम। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपने मरकरी को सोडियम में मिक्स कर दिया, मरकरी को किसमें मिक्स कर दिया बेटा, सोडियम में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड बनेगा। वो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, सॉलिड। ये एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट, देखिए ध्यान से। अब अगर आपके पास बेटा जो सोल्यूट है, जो क्या बेटा सोल्यूट, वो भी लिक्विड हो जाए, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड हो जाए, तो सॉल्यूशन तो बनेगा लिक्विड, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट बेटा किसकी होती है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी हो गया लिक्विड। अब हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के लिए हो जाएगा मिल्क विथ वाटर, मिल्क विथ वाटर। अगर आपने वाटर में मिल्क को ऐड कर दिया तो कैसा एग्जांपल है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, जो आपके पास सोल्यूट है वो तो लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट क्या हो जाए बेटा, गैस। तो हमारा सोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए बेटा, गैस। अब बेटी लिक्विड को डिजोल्व करना है बेटा किसमें, गैस में, और सोल्यूशन भी कैसा बनना चाहिए, गैस। तो हम लिखेंगे वेपर ऑफ वाटर इन एयर, इन एयर। तो वाटर की जो वेपर होती है बेटा, वाटर की जो क्या होती है बेटा, नहीं सॉरी सॉरी, इसको लिखेंगे वेपर ऑफ वाटर, वेपर ऑफ वाटर इन एयर, एग्जैक्ट से। तो जो आपका एयर होती है, एयर कैसी होती है बेटा, गैस, उसमें वाटर के कुछ जो वेपर हो जाती है, उस वेपर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कि वो हमारा सॉल्यूशन है लिक्विड गैस टाइप का। तो याद रखना बेटा, लिक्विड गैस टाइप का एग्जांपल क्या है, वेपर ऑफ वाटर इन एयर। नेक्स्ट में हम लोग बेटा चलते हैं, देखिए अब देखिए सॉलिड हो गए, गैस हो गए, अब हम चलते हैं गैसेस में बेटा। कहाँ चलते हैं, गैसेस में। अगर तुम्हारा सोल्यूट गैस हो जाए, सोल्यूट क्या हो जाए बेटा, गैस, सॉल्वेंट हो जाए सॉलिड, सॉल्वेंट कैसे हो जाए, सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनना पड़ेगा बेटा, सॉल्यूशन को बनना पड़ेगा सॉलिड। सॉल्यूशन कैसा बनना पड़ेगा बेटा, सॉलिड बनना पड़ेगा। कोई एग्जांपल जिसमें गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करे और सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, तो लिखेंगे बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ absorption of hydrogen in प्लेटिनम मेटल, प्लेटिनम मेटल। तो जब आप प्लेटिनम मेटल में हाइड्रोजन गैस को डालते हैं बेटा, प्लेटिनम मेटल क्या होती है आपकी, सॉलिड होती है। कैसी होती है बेटा, सॉलिड। जब इसके ऊपर आप लोग हाइड्रोजन गैस को प्रेशर कराते हैं या इसके ऊपर आप उसको डालते हैं, तो वहां से जो आपकी हाइड्रोजन गैस उसको प्लेटिनम आपको क्या करता है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसको क्या कर लेता है बेटा, ऑब्जॉर्व कर लेता है। और जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा होता है बेटा, सॉलिड फेज में होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट क्या है, सोल्यूट गैस हो लेकिन जो सॉल्वेंट हो वो लिक्विड होना चाहिए, तो सोल्यूशन भी कैसा होगा बेटा, लिक्विड। तो अब इसका इसका एग्जांपल देखें तो लिखेंगे बेटा CO2 इन वाटर। जो वाटर होती है बेटा इसमें CO2 होती है, या फिर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर। जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिसॉल्व होती है, तभी जो हमारे पास जलीय जीव होते हैं वो उसके अंदर सांस ले पाते हैं, जी पाते हैं। जो वाटर होता है उसमें गैसेस डिसॉल्व होती है, वो एग्जांपल होता है गैस लिक्विड डायरेक्ट सॉल्यूशन का। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम लोग एग्जांपल, गैस सोल्यूट हो जाए, सॉल्वेंट भी गैस हो जाए, सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा बेटा, गैस।
सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा, गैस। सोल्यूट अगर गैस हो गया, सॉल्वेंट भी गैस हो गया, तो सोल्यूशन को क्या होना पड़ेगा बेटा, गैस। और अगर सोल्यूशन गैस हुआ तो एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा एयर। एयर में कई गैसें होती है जो आपस में मिक्स होती है, तो एग्जाम्पल हो गई। याद रखना बेटा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारे जो सोल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 9 टाइप्स है। ये 9 टाइप्स लिख लिया गया और उसके एक हमने एग्जाम्पल देखी। इस टेबल को बेटा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लेना और इसको लर्न ही करना है। इसको क्या करना है बेटा, डायरेक्ट लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, तो इसको नोट करिए, फिर आगे की चीजें और देखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, हमको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है बेटा वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी भी हमको क्या पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब हमको सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है बेटा ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट के नंबर्स के बेसिस पे हमको सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा इसमें, वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें बेटा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, अब बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करें बेटा, लिखेंगे सॉल्यूशन प्रेजेंट ओनली टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर आपके सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कितने बेटा, 2 कंपोनेंट्स अगर ओनली प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम लोग बेटा बात करें एग्जांपल की, किसकी बात करें बेटा, एग्जांपल की, तो एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हमने एल्कोहल को लिया, एल्कोहल प्लस वाटर। अब बोला जाए कि ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा, तो ये एक आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि हमने इसमें केवल 2 कंपोनेंट्स को ऐड किया है। कितने कंपोनेंट्स को ऐड किया बेटा, केवल 2 कंपोनेंट्स को, एक एल्कोहल ऐड किया है और एक वाटर ऐड किया है। जैसे और कुछ बाइनरी सॉल्यूशन की बात की जाए बेटा, वाटर प्लस मिल्क। अब अगर बोला जाए कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो ये एक आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। ये आपका एक कैसा सॉल्यूशन है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें केवल कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा, जैसे हमसे कह दिया जाए बेटा मिल्क प्लस शुगर। मिल्क प्लस शुगर, तो ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें केवल कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा, 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में बेटा, हो गया बेटा। अब देखिए, ये तो हो गया बाइनरी। एक होता है बेटा टर्सरी, टर्नरी सॉल्यूशन। एक होता है बेटा टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेजेंट ओनली 3 कंपोनेंट। कितना बेटा, 3 कंपोनेंट। सॉल्यूशन प्रेजेंट ओनली 3 कंपोनेंट आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, जैसे हमारे पास बेटा एल्कोहल है, वाटर है, और इसमें हमने क्या ऐड कर लिया बेटा, हमने इसमें कोक ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा, कोक। ये हमारा टर्नरी का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे वाटर है, मिल्क है, और इसमें हमने ऐड कर दिया बेटा शुगर। क्या ऐड कर दिया बेटा, शुगर। तो ये आपका टर्सनरी सॉल्यूशन हो गया। इसे मिल्क है, शुगर है, और इसमें हमने ऐड कर दिया बेटा हॉर्लिक्स। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा, हॉर्लिक्स ऐड कर दिया। तो इस तरह के जो भी सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इन सारे सॉल्यूशनों को हम लोग बोलते हैं टर्सनरी टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे बेटा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, और यहाँ से अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा बेटा, कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म में। कहा चलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन टर्म में। तो ध्यान देंगे कंसंट्रेशन टर्म को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इस पर ध्यान बात करते हैं। हटा दूं इसको। अब हमको बात करना है बेटा कंसंट्रेशन टर्म की। किसकी बात करना है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म की। ठीक है, जो बोर्ड के बच्चे वो बिल्कुल फिक्स मानिए बेटा कि यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, और जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यहाँ से बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ये दोनों के लिए, बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है बोर्ड के एग्जाम में, और एंट्रेंस के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा वो भी ध्यान देंगे कि यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बिल्कुल कंफर्म होता है।
अब क्या होता है कि किताबों में तो एक रैंडमली दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेंगे ताकि हमको लर्न करने में थोड़ा सा आसान हो। ठीक, इसको क्या कर लेंगे बेटा, क्लासिफाई। तो मैंने इसको बेटा टू ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। कितने ग्रुप्स में बेटा, टू टू ग्रुप्स में। फर्स्ट हो गया बेटा ग्रुप ए, और यहाँ पे हो गया बेटा ग्रुप बी। ग्रुप ए में मैंने वो कंसंट्रेशन टर्म लिखी है जिसमें बेटा वैल्यूम होता है। यहाँ पे मैंने जो कंसंट्रेशन टर्म लिखी है वो है बेटा वैल्यूम रिलेटेड, वैल्यूम रिलेटेड। और यहाँ पर जो ग्रुप बी में हमने कंसंट्रेशन टर्म लिखी है बेटा वो है मास रिलेटेड। अब इसके बाद आपको याद रखना बेटा, ग्रुप ए में जो भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म है सब आपकी वैल्यूम रिलेटेड, और वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वैल्यूम शब्द का यूज हो जाता है बेटा, किसका, वैल्यूम शब्द का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड्स करती है। इट मींस टेम्परेचर को अगर आपने चेंज कर दिया तो उनकी जो भी वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। और जिन कंसंट्रेशन टर्म में वैल्यूम शब्द का प्रयोग नहीं होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इट मींस टेम्परेचर के चेंज करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि ग्रुप ए में हमने क्या रखा है बेटा, वैल्यूम रिलेटेड, इट मीन जो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म होंगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और यहां पर जो भी कंसंट्रेशन टर्म होंगी वो क्या होंगी बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर आपने ग्रुप ए के किसी कंसंट्रेशन टर्म का जो भी वैल्यू निकाली है और इसके बाद उस समय आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कोई कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो ग्रुप बी से रिलेटेड है, कहां से रिलेटेड बेटा, ग्रुप बी से, तो उसका टेम्परेचर चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, ग्रुप बी में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है। याद रखना बेटा, ग्रुप ए में सबसे पहले हमको पढ़ना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। सेकंड पढ़ना बेटा परसेंटेज वी बाई वी, इनके नाम क्या है वो हम लोग जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे वहां लिख देंगे, केवल यहाँ सिंबल बना रहा हूँ बोला। थर्ड पढ़ना है बेटा मोलरिटी। फोर्थ पढ़ना है बेटा नॉर्मल टर्म। ठीक है, नॉर्मल टी। अब इधर आ जाइए, इसमें कौन कौन सी पढ़ना है बेटा, इसमें पढ़ना है सबसे पहले परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन, इसके बाद मोलरिटी, मोलरिटी के बाद पढ़ना है पीपीएम, और इसके बाद पढ़ना है बेटा पीपीडी। आपको इतनी कंसंट्रेशन टर्म में आपके सिलेबस में दी गई, टोटल कितनी है बेटा, 4 इधर है 5 इधर है, तो 4 और 5 टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म को आपको बेटा स्टडी करना है। अब यहाँ से हम लोग एक एक कंसंट्रेशन टर्म को समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरियां होंगी, उनको एक एक पढ़ेंगे। इसके पहले मैं कुछ चीजों की आपको जानकारी और देना चाहूंगा बेटा। अगर कहीं पर बेटा डब्ल्यू बना, कहीं पर क्या बना हो बेटा, डब्ल्यू, इट मीन्स आपको वहां पर उसको मास की तरह समझना है। डब्ल्यू को हमेशा किसकी तरह लेना है बेटा, मास की तरह। अगर कहीं पर बेटा वी बना हो तो वी को हमेशा एज अ वैल्यूम आप कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी का मतलब होता है वैल्यूम। और कहीं पर अगर स्मॉल एन बना हो बेटा, स्मॉल एन को आप लोग एज अ मोल मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एज अ मोल मान करके क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ चीजें और हैं, क्योंकि अगर आपको सिंबल याद रहेंगे तो हमको लिखना कम पड़ेगा, और सिंबल नहीं याद रहेंगे तो लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा बेटा। अब सोल्यूशन की बात कर लीजिएगा, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, उनमें से एक कंपोनेंट का नाम ए है और एक का बी है। तो ए आज से आप फिक्स कर लीजिए कि ए का मतलब हमारे लिए ऑलवेज है सॉल्वेंट, ऑलवेज क्या बेटा, सॉल्वेंट। और बी का मतलब हमारे लिए आज के बाद ऑलवेज है सोल्यूट। जैसे लिख दिया जाए कि बेटा डब्ल्यू ए, क्या लिख दिया बेटा डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए का मीनिंग है आपके लिए बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, मास का ही दूसरा नाम होता है बेटा वेट। अगर कहीं पे मैं लिखूं बेटा डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी का आप मीनिंग क्या समझेंगे बेटा, इसकी मीनिंग है बेड ऑफ सोल्यूट। जैसे कहीं पे लिखूं बेटा वीबी, वीबी का मतलब है वैल्यूम ऑफ सोल्यूट। जैसे कहीं पे लिखूं बेटा वीए, वीए का मतलब है वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से आपको मीनिंग याद रखना है बेटा कि ए का मीनिंग क्या होगा, बी का मीनिंग क्या होगा, डब्ल्यू का मीनिंग क्या होगा, वी का मीनिंग क्या होगा।
और जब भी मुझे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं वी यस का प्रयोग करूंगा बेटा। किसका प्रयोग करूंगा? यस। यस रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन। जैसे मैं लिख दूं बेटा डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस का मतलब है बेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है बेटा? बेट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कहीं पर मैं लिख दूं बेटा वी एस, वी एस का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वी एस का मतलब क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से छोटी छोटी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड चीजों को आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। कंसंट्रेशन टर्म हमारे सिलेबस में 9 है, उनको हमने ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए में हमने उन कंसंट्रेशन टर्मों को लिया है जो वॉल्यूम रिलेटेड है, अर्थात जिनके लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस होगी। और ग्रुप बी में मैंने वो कंसंट्रेशन टर्म रखी है जो मास रिलेटेड होंगे, इनमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। और यहाँ पर कुछ सिंबल चाहिए, इनको नोट करिए। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। अब देखिए बेटा, आगे हमको बात करनी है कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्वेड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्वेड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में हमने जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया है या मिक्स किया है, उसी सोल्यूट की क्वांटिटी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेशन कहते हैं। इस बात को याद रखना बेटा कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो अमाउंट होगा सोल्यूट का डिसॉल्व इन द फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा या मिक्स होगा, उसी अमाउंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। उसको क्या पढ़ते हैं बेटा? कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। अब एक चीज यहाँ पे बेटा थोड़ा सा याद रखना बेटा, मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक दे दे रहा हूँ फार्मूला के लिए, ताकि आपको सारे फार्मूले लर्न ना करने पड़े। सारे फार्मूले क्या ना करने पड़े बेटा? लर्न ना करने पड़े। तो कंसंट्रेशन किसी की भी लिखे बेटा, किसी भी कंसंट्रेशन का फार्मूला को अप्लाई करें, हमेशा फार्मूला एक ही है बेटा, सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। इस फार्मूले को पकड़ के चलना बेटा, कभी भी कंसंट्रेशन का फार्मूला आपको याद या लर्न नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इस फार्मूले को समझ लिया कि कंसंट्रेशन का मीनिंग है सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन, सोल्यूट डिसॉल्व बाय सॉल्यूशन, इस मीनिंग को बस आप समझ लीजिए, आपका सवाल कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे देखिए मैं एक दो जगह प्रूव करता हूँ। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग पढ़ते हैं बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के विषय में लोग पढ़ते हैं। तो मास परसेंटेज की डिफिनेशन की अगर बात की जाए बेटा, द मास प्रेजेंट the mass percentage of a substance in a given solution is the mass of substance in gram, mass of substance in gram present in 100 gram of solution। तो mass percentage क्या होता है? mass percentage of any component, it the mass present in the 100 ml of solution, वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में जो मास इन टर्म ऑफ ग्राम प्रेजेंट होता है सोल्यूट का, उसी मास का नाम होता है बेटा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन याद रखना बेटा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ ग्राम, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ ग्राम, ग्राम में सब्सटेंस का अमाउंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड मास परसेंटेज। अब अगर हम बेटा आगे बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो जो बेटा आपका परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा है, वो उसका फुल मीनिंग क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मास परसेंटेज। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। हम बात करते हैं फार्मूला की, तो ध्यान से देखना बेटा, फार्मूला हमें लिखना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का। मैंने अभी आपको क्या बताया? किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का फार्मूला लिखने का तरीका क्या है बेटा? सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। तो देखिए ऊपर क्या बना है बेटा? डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेट को या मास को। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ, ऊपर किसकी बात होती है? सोल्यूट, ऊपर बना है डब्ल्यू, तो लिखेंगे बेटा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, अब देखिए नीचे किसकी बात करना है बेटा? सॉल्यूशन की। नीचे क्या बना है? डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट को। और नीचे किसका वेट लिखा जाता है? सॉल्यूशन का। तो लिखेंगे बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ परसेंटेज लगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज लगा हो, परसेंटेज बताता है कि 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया बेटा। कोई भी फार्मूला नहीं तैयार करना, केवल याद रखना है कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है सोल्यूट
डिवाइड बाय सॉल्यूशन, सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन, सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। और जैसे ही आपको मैंने कहा कि आप मुझे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फार्मूला बनाइए, इसका फार्मूला बना के बताइए बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का। हमने देखा ऊपर क्या बना है डब्ल्यू, ऊपर किसकी बात होती है सोल्यूट की, ऊपर बात होगी सोल्यूट की, ऊपर बना है डब्ल्यू, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वेट को, तो हमने लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूट। नीचे नीचे बना है डब्ल्यू, नीचे बात किसकी होती है सोल्यूशन की, यानी कि हमें सोल्यूशन का वेट लिखना है, तो नीचे लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूशन। सवाल में परसेंटेज लगा, परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द दिस फार्मूले। फार्मूला कोई भी लर्न नहीं करना, फिर मैं बता रहा हूँ फार्मूला बनाना सीखिए। यहाँ तक हो गया बेटे। अब यहाँ से चीज ध्यान समझिए बेटा, अदर नेम, इसी चीज को हम लोग कई और नाम से जानते हैं बेटा, तो अदर नेम में बात की जाए बेटा, तो मास परसेंटेज को ही हम लोग बेटा वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, या कुछ लोग इसे बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट, या कुछ लोग इसको बोलते हैं बेटा परसेंटेज बाई मास। तो इसके ये भी नाम, अगर कहीं पर वेट परसेंटेज लिखा हो, या परसेंटेज बाई वेट लिखा हो, या परसेंटेज बाई मास लिखा हो, तो इट मींस वहां पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को ही फाइंड करना है। वहां पे क्या फाइंड करना है बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को फाइंड करना है। अगर यहाँ से पूछा जाए क्या मास परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी और नॉट, क्या मास परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या नहीं, तो याद रखिए मास परसेंटेज के फार्मूले में क्या कहीं वैल्यूम आया, वैल्यूम नहीं आया। अगर वैल्यूम नहीं आया तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, अगर वैल्यूम आता तो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट होती थी। यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम लोग लिखेंगे मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो ये भी याद रखना बेटा, जो मास परसेंटेज होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है। कैसी कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट मींस टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अभी हमने केवल और केवल फार्मूले के विषय में पढ़ा है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाए। यहाँ तक नोट करिए, फिर देखेंगे आगे बेटा। अब देखिए बेटा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। अब हमको क्या करना है बेटा, बोला है कि 10 ग्राम सुक्रोज है जो डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें डिसॉल्व हो रहा है बेटा 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको वेट बाय वेट परसेंटेज बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए बेटा, जो भी गिवन हो उसको पहले नोट डाउन करिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, है 10 ग्राम सुक्रोज, ग्राम किसकी यूनिट है बेटा, वेट की, यानी कि हमको दिया गया है वेट ऑफ सुक्रोज। हमको क्या गिवन है बेटा, वेट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज हमेशा क्या होता है, जिस सॉल्यूशन में, याद रखिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए जो लेसर अमाउंट में हो उसको हमेशा सोल्यूट मान लीजिए। इसको हम सोल्यूट मान लें तो क्या बेटा, इसको डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट कर दूं, डब्ल्यू बी इक्वल टू 10 ग्राम। फिर दिया है बेटा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमको फिर से दिया बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए वो सॉल्यूशन दे रहा हूं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। अब वाटर हमेशा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। ये मैंने जब आपको सॉल्यूशन की फर्स्ट क्लास में तब बताया था कि वाटर ऑलवेज द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेट को किससे निकालते हैं बेटा, डब्ल्यू से। वो आपको दिया गया 100 ग्राम। अब अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बताइए बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सबको पता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन है डब्ल्यू एस। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूशन जब भी आपको फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देना है। तो हमने यहां से कर दिया बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। वेट ऑफ सोल्यूट की बात की जाए तो कितना बेटा, 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात की जाए तो कितना बेटा, 100 ग्राम। ये हो गया बेटा 110 ग्राम। अब हम लोग को जो फाइंड करना है उसका फार्मूला लगा देंगे बेटा, तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज। अब हम लोग इसका फार्मूला लगा रहे हैं बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला लगा रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है
परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डब्ल्यू बी डिवाइड बाई बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन डब्ल्यू एस इनटू कितना बेटा 100, ये हो जाएगा। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट है 10 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना 110 ग्राम इनटू 100, बेटा 10 से 10 कट जाएगा तो हो जाएगा बेटा 100 डिवाइड बाई 11, 9 टाइम्स जाएगा बेटा तो बचेगा 1, डेसिमल लगा दिया 0 हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 90 को करेंगे बेटा तो 8 टाइम्स जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर एक मिनट 11 को 100 से डिवाइड करें, ध्यान समझिए बेटा, ये फर्स्ट टाइम क्या आएगा 99, 9 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 99, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ डेसिमल लगा दिए 0, फिर यहाँ 0 बढ़ा दिया तो ये हो गया 100, कितना होगा 100, फिर कितने बार जाएगा 9 बार, 9.09% परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बस इतना करना था इस सवाल में और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। जो भी गिवन है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो पूछा है उसका फार्मूला लगा दीजिए और जो भी वैल्यू दी गई उन वैल्यू को रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट करिए। फिर देखते हैं अगले सवाल को। देख बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 10 gram of NaCl is present in the 100 ml of solution, 10 gram NaCl present है इसमें बेटा 100 ml of solution, find weight by weight percentage of, आपको क्या फाइंड करना है बेटा, परसेंटेज वेट बाई वेट, क्या फाइंड करना है बेटा, वेट बाई वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा, 10 ग्राम ऑफ NaCl, ग्राम मींस वेट, यानी कि हमको गिवन है बेटा वेट ऑफ NaCl। अब मैंने बताया जो भी लेसर अमाउंट है वही सोल्यूट है, जिसको WB मान लेते हैं बेटा, WB इक्वल टू 10 ग्राम। इट मींस अब आगे बोला 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ml किसकी यूनिट है बेटा, वॉल्यूम की, इसका मतलब हमको दिया बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा V से, और सॉल्यूशन है तो Vs इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 100 ml। फिर आपसे कह रहा है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको गिवन क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी को बेटा स्मॉल d से दिखाते हैं और सॉल्यूशन के तो ds, वो कितना गिवन बेटा 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमसे क्या बात कर लीजिए बेटा, ध्यान देगी सवाल में पूछा बेटा वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, तो हमने उसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया बेटा, लिखेंगे बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ मास परसेंटेज, क्योंकि वेट बाई वेट परसेंटेज भी है, मास परसेंटेज बोलिए एक चीज है बेटा, मास परसेंटेज। फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही कुछ क्वेश्चन बेटा। अब देखिए हमें वेट ऑफ सोल्यूट तो पता है पर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बेटा निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और जैसे ही वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेंगे। अब देखिए एक चीज याद रखिए बेटा, वेट को वॉल्यूम से और वॉल्यूम को वेट से जब भी इंटरचेंज करना हो, वेट को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को वेट में, तो हमेशा यूज करेंगे आप लोग डेंसिटी का। किसका यूज करेंगे बेटा, डेंसिटी का। तो देखिए गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग लिखेंगे बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन फार्मूला होता है बेटा डेंसिटी का, जिसकी भी डेंसिटी दी है उसका वेट डिवाइड बाई उसका वॉल्यूम। तो किसकी डेंसिटी दी बेटा, सॉल्यूशन की, तो ऊपर लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में। नीचे हम लोग लिख देंगे बेटा वेट ऑफ, ओ सॉरी वेट कह रहा हूं, नीचे हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट होगी बेटा ml, इन ml। ये हमने यहाँ पर बेटा फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला होता है जिसकी भी डेंसिटी दी गई उसका वेट डिवाइड बाई उसका वैल्यू। अब वैल्यू रख देते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई 1.2, तो हमने लिख दिया 1.2, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है तो उसको WS कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml कितना दिया बेटा 100, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेटा W 100 को डाल लिया, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 100। जैसे ही आपने डिवाइड किया बेटा वो मल्टीप्लाई किया, तो 12 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 1 डेसिमल के बाद आपके क्या बेटा, डेसिमल लगा दीजिए 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ से WS आ गया बेटा आपके पास 120 ग्राम।
कितना आ गया बेटा 120 ग्राम। सारी वैल्यू पता हो गई। अब हम लिख देंगे बेटा पुट ऑल द वैल्यू, ऑल वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ पुट करना है बेटा इक्वेशन 1 में। और जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू पी कितना बेटा 10 है, डब्ल्यू एस कितना बेटा 120 है इंटू 100। सही आता है बेटा, जीरो से जीरो खत्म, ऊपर बचेगा 100/12, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा बेटा 50/6, 2 से फिर डिवाइड कर देंगे 25/3। अब 3 से हम डिवाइड कर देते हैं बेटा, ये जाएगा 8 टाइम्स, पॉइंट लगेगा 3 8.33% परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना प्यारा सा सवाल था, छोटा सवाल था, बस इसमें चेंजिंग क्या था कि उसने वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमको गिवन था बेटा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह उसने हमको क्या दे दिया था बेटा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर उसने वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो हमको डेंसिटी का फार्मूले का यूज करना है। हमेशा याद रखिए जब भी वेट को वैल्यूम में या वैल्यूम को डेंसिटी में चेंज करना हो तो हमेशा आपको डेंसिटी का अप्लाई करना है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, जिसकी भी फाइंड करना उसका वेट डिवाइड बाई उसका वैल्यूम। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सवाल को नोट करिए, इसके बाद एक और सवाल देखते हैं बेटा हम लोग। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको मास परसेंटेज बताना है बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट मींस सबसे पहले जो भी गिवन उसको फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। वेट ऑफ बेंजीन दिया गया है, सबसे पहले तो हमको दिया गया है वेट ऑफ बेंजीन, जिसका हम लोग सॉल्यूट मानेंगे WB इक्वल टू 22 ग्राम। फिर आपको दिया गया 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको दिया गया वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको हम लोग बेटा WA मानेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे, तो इसलिए इसका वेट हो गया बेटा 122। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन को, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं WS से, तो WS इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूट है बेटा 22, वेट ऑफ सॉल्वेंट 120, ओवरऑल हो जाएगा बेटा 144 ग्राम। सब कुछ हो गया बेटा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्योंकि सोल्यूट का फाइंड करते हैं, तो हम लिखते हैं बेटा परसेंटेज W बाई W इक्वल टू सोल्यूट। सोल्यूट क्या है बेटा बेंजीन, तो बेंजीन है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेंजीन। फार्मूला क्या होता है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताइए वेट ऑफ सोल्यूट कितना बेटा 22, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 144 इनटू 100। 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो 11 इनटू 100 नीचे आ जाएगा बेटा 72 आ जाएगा बेटा। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30। 2 से फिर डिवाइड कर लीजिए बेटा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 80। अब देखिए 25 होते हैं तो बेटा 25 बचेगा 2, 25 हो जाएगा 25, 27 डिवाइड बाई 80 कितना हो जाएगा बेटा 275 डिवाइड बाई 50, 18 सॉरी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 50.28। इसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आपको ये कैलकुलेट कर लेना बेटा। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15.28। ये बेंजीन का सूत्र होता है, मैंने यहाँ पे फार्मूला की यूज कर दिया परसेंट। अब देखिए हमको ये पता है कि सोल्यूशन तो 100% होगा, सोल्यूशन कितना होगा बेटा 100%। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए परसेंटेज W बाई W कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या हो जाएगा 100। भाई हमको ये पता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज और परसेंटेज W बाई W बेंजीन, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 100 होगा। एडिशन कितना होगा बेटा 100। अब हमने बेंजीन का फाइंड आउट कर लिया, तो अगर मैं कहूँ परसेंटेज W बाई W कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज W बाई W बेंजीन, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना बेटा। क्या ये हो जाएगा 100 माइनस कितना बेटा 15.28 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए बेटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 27 पॉइंट, ये 16 हो जाएगा, 16 में इट मींस हो जाएगा बेटा 84। क्या आ जाएगा 84.72, कितना आ जाएगा बेटा 84.72%। तो परसेंटेज W बाई W CCl कोड कितना आ गया बेटा 84.70। तो मैंने पहले सोल्यूट का निकाल लिया बेटा। अब हमको ये पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल जो मास परसेंटेज है वो 100 होगा, तो मैंने फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से
कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज कर लिया है। नोट कर लीजिए, इस तरह के सवाल और बेटा एनसीईआरटी सवाल और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को अच्छी तरह से आप सीख लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिख देना बेटा। यहाँ तक नोट करिए, फिर देखते हैं आगे कुछ और चीजें। बस बेटा आज क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960888 इस नंबर पे आप मुझको मैसेज कर करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।